वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ का पार्ट थर्ड कर रहे हैं। इसमें जो मैंने कल आपको एटॉमिक रेडियस और लेंथ एंड कंट्रैक्शन के बारे में बताया था उसको थोड़ा सा हम कंप्लीट करेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैंने लेंथ एंड कंट्रैक्शन कल बताई थी जिसमें क्या था कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। क्योंकि एफ सब शेल की एंट्री हो जाती है जिसकी पोर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट तो काम में आता नहीं, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है और साइज डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या है? डी ब्लॉक ग्रुप्स में क्या होता है, हमारे पास 3 सीरीज होती हैं, 3D 4D एंड 5D, 3 सीरीज होती है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब 3D से 4D जाते हैं, अब डाउन द ग्रुप ही जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है तो साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, बट जैसे हम 4D से 5D जाते हैं ना, तो उस 4D से 5D इसमें जाते वक्त यहाँ बीच में 4F सबशेल भी आ जाएगा, 4F सबशेल वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से, जिसकी पोर शील्डिंग की वजह से, लेंथ नॉट कंट्रैक्शन की वजह से जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। इन दोनों का 4D और 5D एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3D से 4D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई, 4D से 5D सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हो गई। अब देखो 3D से 4D, 4D में कौन से एटॉमिक नंबर 39 टू 48 आ जाते हैं, और 5D में एटॉमिक नंबर 57 एंड 72 टू 80 आ जाते हैं। 57 के बाद वाले जो एलिमेंट्स है 58 से लेके बाकी एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे पास 4F एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, लेंथेनॉइड एलिमेंट है 4F लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। ठीक है, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, ड्यू टू विच 4D से 5D तक जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इज ऑलमोस्ट द सेम एक्सेप्ट वाई एंड एल ए, मतलब यूट्रेरियम एंड लेंथेनम। मतलब जो हमारे पास होता है 3D सीरीज का स्कैंडियम, ठीक है, देन हमारे पास होता है वाई 4D सीरीज का यूट्रेरियम, 5D सीरीज का लेंथेनम। इनमें इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी साइज में, ये ऐसे जाएगा। बाकी जो भी हमारे पास होंगे लाइक यहाँ पर टाइटेनियम, ठीक है, लेंथ ये वाला, इसमें क्या होगा, टाइटेनियम से जिरकोनियम तक जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, बट जब अब 4D से 5D जाएंगे तो यहाँ पर साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जब हम गैलियम की बात करें तो गैलियम में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3D सबशेल में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम फिर गैलियम आता है ना, अब एल्यूमिनियम में तो डी सबशेल होता नहीं, जब गैलियम में जाते हैं हम तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी सबशेल में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है एस का, फिर पी का, फिर डी का, और सबसे पुअर होता है एफ का। ठीक है, एल्यूमिनियम में डी नहीं है, ठीक है, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट गैलियम से ज्यादा होगा, मतलब गैलियम का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा क्योंकि उसमें डी सबशेल आ गया। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो इसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। अगर गैलियम का जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो उसका साइज क्या करेगा, उसका साइज डिक्रीज करेगा, गैलियम का साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके उसका साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, सो द अरेंजमेंट विल बी लाइक दैट, मतलब बोरॉन का एल्यूमिनियम से साइज छोटा है, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, बोरॉन का छोटा है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का थोड़ा सा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बड़ा है गैलियम से, फिर इंडियम एंड देन टेल्यूरियम। ठीक है, उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एनर्जी जो एक मतलब आइसोलेटेड एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए हमें, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। ठीक है, यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होती है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब देखो कोई हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द शेल्स, जिसके हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बाहर से एक एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज कोई एक आदमी है, ठीक है, वो यहाँ पर खड़ा है, उसको अगर हमें गिराना है तो धक्का देना पड़ेगा, तो हमें एनर्जी देनी पड़ी, तो हमें आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है,
ठीक है, ये एक आइसोलेटेड एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, कैटायन बन गया एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी दी मतलब अगर एनर्जी देंगे तो ही प्रोसेस आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन देखो, पहले आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम है, सपोज उसके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इजीली रिमूव हो गया, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे इजीली मतलब सबसे कम हमें एनर्जी देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब ये चला गया इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में नहीं है, सपोज इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसको स्टेबल कन्फिग्रेशन है, इसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब इसको रिमूव कर दिया, फिर उसको अगले को रिमूव करने के लिए और एनर्जी, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, फिर बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम, इलेक्ट्रॉन्स एंटर द सेम आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन सेम आउटर मोस्ट शेल में एंटर करते हैं तो जो हमारा जेड इफेक्टिव होता है, दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज करता है, तो साइज डिक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। अब देखो, जितना छोटा साइज होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। देयरफॉर वी कैन से दैट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है अलोंग द पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। उसके बाद अगर अगर हमें अरेंज करना है एलिमेंट्स, सपोज हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है और उन्हें हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या करना है, सबकी इलेक्ट्रॉनिक जितने जितने एलिमेंट्स दिए हैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेनी है। ठीक है, सपोज लिथियम है, 3 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s1 होगी इसकी, है ना। फिर इसकी 2s2 होगी, इसकी 2s2 2p1 होगी। ठीक है, फिर इसकी 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6 होगी। लिथियम वैलियम सॉरी 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 यहाँ पर 2s2 होगी। ठीक है, और यहाँ पर 2p1 होगी। उसके बाद लिथियम वैलियम बोरॉन कार्बन, ये नाइट्रोजन यहाँ पर आना है, ये 4 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों लिखा, देखो पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, लिखने के बाद उसके बाद देखना है स्टेबल कौन से। अब अगर मैं इनको लाइन वाइज लगाऊं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, इसकी होगी हमारे पास 2s1, 2s2, ठीक है, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। अब इसमें से पहले स्टेबल कन्फिग्रेशन को हम सर्कल कर लेते हैं। 2s2 स्टेबल है, ठीक है, और नियॉन तो स्टेबल है ही, 2p6। अब इसमें हाफ फील्ड भी स्टेबल होती है, तो नाइट्रोजन हाफ फील्ड है 2p3, ये स्टेबल होगी। ठीक है, अब ये स्टेबल है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब किसकी सबसे कम होगी, यहाँ पे देखो देखो 2s1 है। ठीक है, सबसे इजीली लिथियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की लिख दी। अब बेरिलियम तो स्टेबल है, बोरॉन 2p1 है। ठीक है, हम ना इसके आगे या पीछे देखना है, ज़्यादा दूर नहीं देखना। बेरिलियम स्टेबल है तो उसमें से डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बट बोरॉन से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो लिथियम के बाद आएगा बोरॉन, फिर आएगा बेरिलियम। अब कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन स्टेबल है। ठीक है, बेरिलियम, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, उसके बाद कार्बन तो इजीली हो जाएगा 2p2। अब नाइट्रोजन स्टेबल है बट ऑक्सीजन इजीली रिमूव हो सकता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, तो कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन की सबसे हाईएस्ट होगी आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज इट इज फुली फिल्ड स्टेबल कन्फिगरेशन। ठीक है, अब इस अलोंग द पीरियड बात कर ली। डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेल बढ़ता है, शेल बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इजी इलेक्ट्रॉन रिमूव होएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। इसमें भी एक्सेप्शन है हमारे पास, बोरॉन, टेलुरियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम की वाली। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि अभी बताया था कि गैलियम में हमारे पास डी सब शेल आ जाता है जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये एक्सेप्शन हमारी होती है। यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, लेंथ कंट्रैक्शन वगैरह, उसकी वजह से ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल अरेंजमेंट आ जाती है। ठीक है, ये याद कर लेनी है।
उसके बाद हमारे पास सिमिलरली जैसे ये एक्सेप्शन है, 14th ग्रुप में भी सेम एक्सेप्शन होगी, ठीक है, 13th ग्रुप और 14th ग्रुप में भी सेम एक्सेप्शन। अब ये देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है 5D की हाईएस्ट होती है, देन 3D, देन 4D, ठीक है। ये एग्जांपल भी वही बताई हुई है कि 5D की आयनाइजेशन जो एनर्जी क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो 5D की तरफ मतलब जाने से पहले 4F सब चला जाता है, जिसका क्या होता है पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। उसके बाद 3D एंड देन 4D। आयंस में आयंस की बात करें तो कैटायन हमारे पास क्या होता है स्मॉलर इन साइज, कैटायन स्मॉलर इन साइज होता है, तो उसकी जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्मॉलर साइज में ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो अनायन का साइज बढ़ा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अब हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल किसकी होगी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल होती है हीलियम की। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। अब जो हमारे पास s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है, और उसमें भी अगर फुली फिल्ड s ऑर्बिटल है तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। अब लोएस्ट होगी सीजियम की, ठीक है, क्योंकि इसमें से इजीली रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये हम करते हैं ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी है इन सेकंड पीरियड। अब देखो लिथियम का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2s1, ठीक है, बेरिलियम 2s2, बोरॉन 2s2 2p1, ठीक है, फिर कार्बन 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4, फ्लोरीन 2s2 2p5, नियॉन 2s2 2p6, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमें फाइंड करनी है, मतलब कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे वो देखते हैं। पहले हम एक को रिमूव करते हैं, एक को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 1s2, यहाँ पर 2s1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2s2 हो जाएगा, यहाँ पर 2p1, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2p2, ठीक है, यहाँ पर 2p3, ठीक है, 2p4, और ये हो जाएगा हमारे पास 2p5। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, ठीक है, ये इसमें से अब हमें रिमूव करना है और उसके अकॉर्डिंग बताना है आयनाइजेशन एनर्जी की अरेंजमेंट। देखो इसमें से स्टेबल कौन कौन सी है, जब हमने एक रिमूव कर दिया अब सेकंड तभी रिमूव होगा ना जब एक रिमूव होगा, इसमें से अभी हमें एक और रिमूव करना है तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आ जाएगी। इसमें से स्टेबल है एक तो ये 1s2 वाला, ठीक है, एक ये 2s2 वाला स्टेबल है, हाफ फिल्ड 2p3 भी स्टेबल है, ठीक है, और तो कोई स्टेबल नहीं है, ठीक है। अभी देखो 1s2 सबसे नियर है न्यूक्लियस के, 1s2 सबसे नज़दीक होता है न्यूक्लियस के, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा, तो हमने लिखते लिथियम को सबसे लास्ट में। उसके बाद देखो अब 2s2 का पहले इधर देखो, ठीक है, फिर इधर देखो। अब 2s2 हमारे पास क्या है बोरॉन, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से भी ज़्यादा होगी क्योंकि स्टेबल है, कार्बन से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बेरिलियम और कार्बन में देखें तो बेरिलियम की कम होगी, ठीक है, तो बेरिलियम इधर, फिर आएगा हमारे पास कार्बन। अब इनमें से स्टेबल कौन सा था बोरॉन, तो बोरॉन आ गया, ठीक है। अब इधर देखते हैं अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, ऑक्सीजन की तो दोनों से ज़्यादा होगी, तो 2p2 और 2p4 में से हमारे पास क्या होगा, बोरॉन के बाद आएगा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद आएगा हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आएगा ऑक्सीजन, रह गया कौन सा नियॉन, ठीक है, एंड देन लिथियम। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ IP2। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मेटालिक करैक्टर की। मेटालिक करैक्टर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कौन सी मतलब ग्रुप में कौन से ब्लॉक के होते हैं, जो एस ब्लॉक होते हैं उसके 2 ग्रुप जो होते हैं वो मेटल्स हैं बेसिक है ना। मेटल्स में क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना,
they have the ability to lose electrons, therefore they must have low ionization energy. ठीक है, लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ना, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट मतलब लो होती है, और ये ध्यान रखना है कि उनकी रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल के। मेटल्स की रिएक्टिविटी आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और नॉन मेटल्स जो एसिडिक होते हैं, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते, तो उनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, और उनकी रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी के। अब देखो फर्स्ट ग्रुप आया हमारे पास, सपोज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप आया और हमें कहा गया कि इनकी रिएक्टिविटी को के ऑर्डर में मतलब अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बताओ इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। अब ये देखो मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। अब डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी फॉर मेटल्स। नॉन मेटल्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लेना है, ठीक है। अब सेकंड एप्लीकेशन है कि इससे आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वो कैसे, सपोज हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, देखो 2 मिनट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन चार आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास गिवन है सपोज 10 किलो जूल पर मोल, सेकंड 20, थर्ड हमारे पास गिवन है 30, और जो फोर्थ है ना वो हमें गिवन है 400, ठीक है, 400 गिवन है फोर्थ। अब देखो इसमें से देखो 10, 20, 30 और 400, हाईएस्ट जंप आया थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद फोर्थ में एकदम हाईएस्ट जंप आ गया अचानक से, ठीक है। तो हाईएस्ट जंप से पहले जितने लोअर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब इस वाले एलिमेंट में तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, समझ गए। अब हम अगर बात करें थर्ड एप्लीकेशन की, तो वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, वो भी बताता है। मतलब अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स गिवन है, या मतलब एक ही एलिमेंट की दो आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, और अगर उनका मतलब दो आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस ग्रेटर देन या 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ रहा है, तो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। मतलब सपोज सोडियम है, सोडियम से Na पॉजिटिव बना, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास गिवन है, नहीं चलो सोडियम से Na पॉजिटिव बना, फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी Na पॉजिटिव से Na2 पॉजिटिव बन गया। अब इनके जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर है, तो जो हमारे पास लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, Na पॉजिटिव, ये स्टेबल होगी, ठीक है। अब अगर दोनों का डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, मतलब अगर इसकी जगह 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन होता तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, मींस Na2 पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगी। अब अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कोई वैल्यू है, ठीक है, तो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होगी। मतलब अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो लोअर, ठीक है, अगर 16 और 11 के बीच में है तो भी लोअर, अगर 11 से लेस है या 11 है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, ठीक है। ये समझ आ गया। फर्स्ट एप्लीकेशन मेटालिक रिएक्टर, मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। नॉन मेटल्स की हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो हाईएस्ट जंप से पहले वाले जितनी आयनाइजेशन एनर्जी है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। अब ये ऑर्डर मैंने बता दिया है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है, जो स्टेबल होगी उसके आसपास देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमने डाउन द ग्रुप पढ़ा भी, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी,
एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा, और हाईएस्ट कितनी किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अलोंग द पीरियड, जेड इफेक्टिव क्या होता है, हमारा बढ़ता है साइज कम होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अरेंज करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, स्टेबल को हाईलाइट कर लो, फिर उस टेबल के आगे और पीछे देख के अरेंज कर लो, ठीक है। उसके बाद पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसकी यूनिट, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, सक्सेसिव इंक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल गैलियम की बताई थी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स 3D सबशेल वाले आ जाते हैं जिसकी पोस्ट शील्डिंग होती है, ड्यू टू विच जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। एल्यूमिनियम का यार ये एक्चुअल ऑर्डर है, ये याद करना है। उसके बाद लेंथेनेट कंट्रैक्शन के इफेक्ट थे, हम डी ब्लॉक में लेंथेनेट कंट्रैक्शन की वजह से 3D से 4D जाएंगे तो साइज तो बढ़ रहा है, बट 4D से 5D में लेंथेनेट एलिमेंट्स आ जाते हैं तो साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। ये एक्सेप्शन है, ये पढ़ लेनी है बस। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।